नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 की गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो बच्चों, परिमेय संख्या के बारे में बताने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है, क्योंकि बगैर उसके जानकारी के आप लोगों को परिमेय संख्याओं के बारे में बताए जाने पे समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। किसी वस्तु की गिनती करने में जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से आगे आप जहाँ तक भी जाओगे ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन शून्य हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या आपका 1 से ही प्रारंभ होगी। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 से आगे आप जितनी भी जाओगे वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब अगला है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को भी ले लें साथ में, तो इस प्रकार से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन शून्य एक पूर्ण संख्या है। इसके बाद आगे आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। कोई भी संख्या अगर पूरा पूरा लिखा हुआ है तो वो पूर्णांक होता है, और शून्य भी पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक का चिन्ह कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अर्थात कोई पूरी संख्या अगर दी हुई है तो वो पूर्णांक होती है, शून्य भी पूर्णांक होता है। तो आइए बच्चों, अब आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभ्यास 1 ये है, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q is not equal to 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। बटे के रूप में लिखी हुई प्रत्येक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या बटे में लिखी है और उसका हर शून्य हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। और बटे में लिखने पे, जब हम कोई चीज़ बटे में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने P/Q लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ये आप सबको पता होगा। तो यही कह रहा है कि अगर बटे में लिखी हुई कोई संख्या है जिसमें अंश और हर दोनों है, तो वह जो है कि परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन जो नीचे वाला हर है, हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर शून्य हो जाएगा तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। हर को कोई न कोई संख्या होना जरूरी है, हर शून्य नहीं होना चाहिए और बटे में लिखा होना चाहिए। अब P और Q जो भी लिखा हुआ है बटे में, अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए। तो अभी मैं पीछे आप लोगों को बताया कि पूर्णांक क्या होता है। पूरी संख्या पूर्णांक कहलाती है। चिन्ह चाहे कोई भी हो, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। चिन्ह का मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पूर्णांक होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हुई?
कोई भी संख्या अगर p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं और q हमारा शून्य नहीं है, तो ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब p बटा q में जो p होता है वो अंश कहलाता है ऊपर का, और q जो होता है वो हर कहलाता है। तो इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हो कि अगर कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी हुई है, जहाँ पे अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन हर शून्य नहीं है, तो वो परिमेय संख्या होती है। अब आगे उदाहरण दिया गया है, जैसे 3/5, ऋण 2/3, 0/1, 5/7 इत्यादि। तो इस प्रकार से लिखी हुई संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं। ध्यान देना, अगर 0/1 है, ऊपर तो जो है कि शून्य हो सकता है, लेकिन नीचे शून्य नहीं हो सकता है। अगर नीचे शून्य लिखा है, हर के स्थान पर शून्य है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर अंश के स्थान पर शून्य लिखा गया है और हर के स्थान पे शून्य के अलावा कोई संख्या लिखी हुई है, तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब परिमेय संख्याओं की कुछ गुण होता है, उसके बारे में बताया गया है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक जो है कि परिमेय संख्या होता है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक अगर लिखा गया है तो परिमेय संख्या होता है। आगे है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखी है तो वो एक परिमेय संख्या होती है। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। कोई भी भिन्न लिखा हुआ है तो वो परिमेय संख्या होगा। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। कोई पूर्ण संख्या भी लिखी है तो वो भी परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर यहाँ पे मान लो 0 भी पूर्ण संख्या होती है, तो हम 0/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए 0 भी केवल अगर लिखा है तो वो भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई पूर्णांक लिखा है, जैसे इसमें पूर्णांक हमने लिख दिया, मान लो 5 लिखा हुआ है, तो 5 के बटा हम लिख सकते हैं ना, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखी है अगर, तो उसके बटा भी हम 1 लिख सकते हैं, तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगी। कोई भी भिन्न लिखा हुआ है तो वो भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे आपका भिन्न लिखा हुआ है 7/5, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए भिन्न क्या होता है। कोई भी संख्या अगर अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है तो वह एक भिन्न होता है, लेकिन अंश और हर शून्य नहीं होना चाहिए। अगर अंश या हर दोनों में से कोई एक शून्य हो रहा है तो वो भिन्न नहीं होगा। अंश बटा हर के रूप में लिखी हुई प्रत्येक संख्या भिन्न होती है, जबकि अंश और हर कोई संख्या होना चाहिए। नंबर 1। आगे, अंश बटा हर के रूप में जो संख्या लिखी हुई है दोनों ही धनात्मक होनी चाहिए, तभी वो भिन्न होगा। अगर अंश या हर कोई भी ऋणात्मक होगा तो वो भिन्न नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आगे हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। 0 एक परिमेय संख्या है। केवल 0 लिखा है तो वो एक परिमेय संख्या होती है। आगे, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, जैसे 3/4, 5/7 और 2/3 एंड सो ऑन। इस तरह से जितनी भी भिन्न हैं, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जितनी भी भिन्न होती हैं सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। आगे, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं।
अब परिमेय संख्या में क्या क्या होता है? पहला तो पूर्णांक होता है और दूसरा भिन्न होता है। पूर्णांक और भिन्न से मिलकर के परिमेय संख्या बनती है। अब पूर्णांक क्या होता है? पूरा अंक धनात्मक और ऋणात्मक जो होते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। शून्य भी एक पूर्णांक होता है, जैसे ऋण 5, ऋण 2, धन 1, धन 7, शून्य, ये सारे पूर्णांक होते हैं। सारे के सारे मिलकर के पूर्णांक बन जाते हैं। तो वही कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। पूर्णांक भी होता है और भिन्न भी होता है, दोनों मिलकर के परिमेय संख्या बनता है। आगे बोल रहा है सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, सभी भिन्न तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं भी भिन्न हों। अर्थात सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। उदाहरण दिया गया है, जिससे -5/3, 7/-9, -2/-3, ये सब परिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये जो है कि ऋणात्मक है। जब भी कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी हो और अंश या हर अथवा दोनों अगर ऋणात्मक हैं तो वो भिन्न नहीं होता है, लेकिन वो परिमेय संख्या होती है। आगे अब आपकी परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है और दूसरी ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश तथा हर दोनों ही धनात्मक होता है, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ ध्यान देना, कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश अथवा हर दोनों ही धनात्मक होता है अथवा दोनों ही ऋणात्मक होता है, तो वो परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है उदाहरण 3/5, तो इसमें 3 और 5 दोनों ही धनात्मक है। यहाँ पे आगे ऋण 2/3, यहाँ अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक है। 0/1 दोनों ही धनात्मक है। 7/5 दोनों ही धनात्मक है। इस तरह से आदि कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो कि जब भी कोई परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों ही या तो धनात्मक होगा अथवा दोनों ही ऋणात्मक होगा, तो ऐसी परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। आगे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब इसका उल्टा आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश तथा हर में से कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात कोई परिमेय संख्या का अगर अंश अथवा हर केवल एक ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। अगर दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, तो वो धनात्मक हो जाएगी। लेकिन केवल और केवल एक, चाहे अंश ऋणात्मक हो चाहे हर ऋणात्मक हो, तो ऐसी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है ऋण 3/4, 7/5, इस तरह से आदि। अब इसमें देखो ऋण 3/4 में आपका अंश ऋणात्मक है लेकिन हर धनात्मक। इसी तरह 7/5 में अंश आपका धनात्मक है लेकिन हर ऋणात्मक है। तो अगर अंश और हर में से कोई एक ऋणात्मक होगा तो वो जो है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। समतुल्य परिमेय संख्या।
अब किसी दी हुई परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? तो किसी दी हुई परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्यतर अर्थात शून्य के अलावा संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिमेय संख्याएं दी हुई परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या दी हुई है उसके अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा कर करके हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसकी समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 1/2 के अंश और हर दोनों में पहले 2 से गुणा किया तो यहाँ पे 2 1 कम 2/2 दूना 4 हो गया, कामा फिर 1/2 में ऊपर नीचे 3 से गुणा किया तो 3 1 कम 3 बटा 3 दूनी 6 अर्थात 3/6 हो गया। फिर 4 से अंश और हर में गुणा किया तो 4/8 हो गया। इसी तरह जितनी समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो 2 से स्टार्ट करते हैं। जो परिमेय संख्या दी हुई है उसके अंश और हर में सबसे पहले 2 से गुणा करो, फिर उसके बाद 3 से गुणा करो, फिर 4 से गुणा करो, फिर 5 से गुणा करो, फिर 6 से गुणा करो। इस प्रकार से जितनी समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है वहाँ तक गुणा कर करके हम दी हुई परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे है परिमेय संख्या का सरलतम रूप। किसी दी हुई परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या होता है? सरलतम रूप को ही हम मानक रूप भी बोलते हैं। तो किसी दी हुई परिमेय संख्या के अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से भाग दे देते हैं। तो भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है वह दी हुई परिमेय संख्या की सरलतम रूप कहलाता है अर्थात मानक रूप कहलाता है। अर्थात ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर में सिर्फ एक के अलावा किसी और संख्या से पूरा भाग दोनों में ना जाए, उस रूप को दी हुई परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि कोई परिमेय संख्या दी हुई है, अगर उसको सरलतम रूप में लिखना है या मानक रूप में लिखना है तो हम क्या करते हैं कि जो परिमेय संख्या दी हुई है उसके अंश और हर का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब महत्तम समापवर्तक निकालने के बाद उस महत्तम समापवर्तक से अंश में और हर में भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, जो रूप प्राप्त होगा, वह दी हुई परिमेय संख्या का मानक रूप होगा। जैसे 60/72 दिया हुआ था, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 12 बटा 6 × 12। इन दोनों का 60 और 72 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 12 होगा। तो हमने इसको इस रूप में लिख लिया। अब 12 अंश और हर दोनों में है तो 12 दोनों कट गया ऊपर और नीचे, तो बराबर बच गया 5/6 अर्थात 60/72 का जो सरल रूप होगा, मानक रूप होगा, वो 5/6 होगा। तो बच्चों, आप लोगों को महत्तम समापवर्तक निकालने आना चाहिए। अगर आप लोगों को महत्तम समापवर्तक निकालने नहीं आएगा तो आप किसी दी हुई परिमेय संख्या को मानक रूप में नहीं बना पाओगे, अर्थात किसी दी हुई परिमेय संख्या को सरल रूप में आप नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों को महत्तम समापवर्तक निकालने आना चाहिए। तो बच्चों, महत्तम समापवर्तक निकालने का मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग उसको देखिए और उससे महत्तम समापवर्तक निकालना सीखिए।
जब आप लोगों को महत्तम समापवर्तक निकालना आ जाएगा तो किसी दी हुई परिमेय संख्या को सरलतम रूप में आप निकाल ले जाओगे या उसका मानक रूप में आप निकाल ले जाओगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को यहीं तक बताऊंगा। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेल बजा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो भी आगे वीडियो आने वाली हैं उसकी सूचना आप लोगों को मिलता रहेगा और आप लोग आसानी से अपना अध्ययन करते रहोगे। धन्यवाद।